नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज बड़ी खबर सीधे नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली से, राजधानी से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और यहां पर सबसे बड़ी खबर जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी का जो 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां मेरे पीछे चल रही है, इस पर विशेष नजर रहेगी। साथ ही साथ बात करेंगे गुड़गांव में किस तरीके से रॉन्ग साइड से आती हुई एक पुलिस की गाड़ी ने एक गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। और सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या कानून जो नियम है, यातायात के नियम है, वो सिर्फ आम नागरिकों के लिए है। और फिर क्योंकि मैं इस वक्त बाहर खड़ा हुआ हूं और ठंड जो है, जो कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, कैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर एक बार फिर से वापसी कर रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, जो कि यहाँ इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर जो आज की बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक हुई वो उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से हुई। उससे पहले जेपी नड्डा ने ऑफिस बेयरर्स की एक मीटिंग ली और उसमें लोगों से बातचीत की, लेकिन हाईलाइट जो रही वो नरेंद्र मोदी का रोड शो रहा। और कहीं ना कहीं उससे एक बड़ा मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इमेज को लेकर उनके सामने एक जबरदस्त एक व्याख्या उनकी करते हुए यहां पर दी गई है। अभी बताया यह जा रहा है कि मेरे पीछे जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहां पहुंच गए थे रोड शो के बाद करीब 4 बजे के आसपास। मोदी जी अभी यहां पे 8 बजे तक होंगे, 8 बजे के आसपास यहां से निकलेंगे ऐसा बताया जा रहा है और पहले दिन की कवायद जो है वो खत्म होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह बहुत अहम बैठक है और इस बैठक में जो तैयारी है ना सिर्फ 2024 को लेकर बल्कि आने वाले चुनाव को लेकर भी जो तैयारी है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक बड़ा वाक्य मेरे पीछे यहां पर लिखा हुआ है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। जिस तरीके से ये एक बड़ा वाक्य लिखा है, कोशिश ये की जा रही है कि एक मैसेज दिया जाए यहां से कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मुद्दा आने वाले समय में रहेगा वो रहेगा लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का, उसको सरकार की सुविधाएं या जो सरकार सुविधाएं करती है, जो योजनाएं होती हैं सरकार की, उनको उन तक पहुंचाने का। लेकिन एक बड़ा जो कैलेंडर इवेंट रहेगा और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पूरी ताकत लगा रही है, वो भी यहां पर देखने को मिला। मैं एक और तस्वीर यहां से आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक बड़ी पोस्टर लगा हुआ है G20 का। G20 की इस अध्यक्षता इस बार भारत के पास आई है और इसको किस तरीके से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है, ये एक बहुत सोची समझी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंटेशन करती है उसके बारे में आपको बताएगा। यहां पर चारों तरफ आपको नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री जी के अलग अलग अंदाज में तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी और यही इसकी जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी मीट है उसमें एक बड़ा ये निकलकर सामने आया है कि कैसे नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को और बड़ा करके रखा जाए, जिससे कि एक सवाल पूछा जा सके विपक्ष से 2024 से पहले कि उनके पास कौन है इस टक्कर का। मेरे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुबह से ही इस कवर कर रहे हैं इस मीटिंग को। लेकिन रवीश पे जाने से पहले आज जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने ऑफिस बेयरर्स से क्या कहा, किस तरीके की बड़ी बातें रही, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई थी, उसमें क्या कहा गया आपको वो सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। तो ये थे रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्र मंत्री, जो बता रहे थे कि क्या क्या चर्चाएं हुई आज की जो अध्यक्ष जी का भाषण रहा यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष का। रवीश हमारे साथ है। रवीश, ये भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी और उनकी पब्लिसिटी यूनिटी है जो इस तरह के एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल बैठक है जिसमें रणनीति की बात करी जा रही है 23 और 24 के लिए, लेकिन उसको कैसे एक नेशनल इवेंट के तौर पे पेश किया जाए, उसमें कल एक रोड शो जोड़ दिया जाए और उसकी भव्यता को बढ़ा दिया जाए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी की एक यूएसपी बन चुकी है। क्या रही पहले दिन की हाइलाइट्स?
आज देखिए बिल्कुल अंकित, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बैठना, प्रधानमंत्री का लोगों को सुनना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको सुनना और पूरा जो कार्यकर्ता है उनको मोबिलाइज करना, देश भर के जो पदाधिकारी हैं उनको मोबिलाइज करना। आप सोचिए कि आज सुबह से 4 घंटे की जो है बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठक हुई है और ये कहा जा रहा है कि 4 घंटे मतलब 8 बजे तक ये भी जो है वो बैठक चलेगी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव को लेकर कितनी गंभीर रहती है बीजेपी और उसकी कितनी आक्रामक रणनीति रहती है। अब इस जहां तक जेपी नड्डा के जो उद्घाटन भाषण का सवाल है उसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने 70,000 से ज्यादा बूथों की जिम्मेदारी दी थी कि कमजोर बूथों पर पहुंचना है। आज के उद्घाटन भाषण में जेपी नड्डा ने ये कहा कि 70 नहीं तकरीबन 1,30,000 बूथों पर जो है ये उनके कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। तो ये आप देखिए कि कितना माइन्यूटली जो है वो बूथ वाइज जो है वो ब्यूरोवार जो डेटा है उनके पास में रहता है और बाकायदा कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि अगर आप बूथ पर कमजोर हैं जिन जिन बूथों पर, तो वहां पर आप पहुंचने की कोशिश करिए। हालांकि एक सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया रविशंकर प्रसाद से कि क्या जेपी नड्डा का जो सेवा विस्तार है उसको भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डिस्कस किया गया या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन बाकी हैं, अभी बहुत सारे डिस्कशन होने हैं, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि उस बारे में कोई डिस्कशन होगा, हो सकता है कि आने वाले वक्त में हो। जो एक और उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही अंकित, उन्होंने ये कहा कि खुद उद्घाटन भाषण में जेपी नड्डा जी ने इस बात का जिक्र किया कि इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उनको रिवाज बदलना था लेकिन वो नहीं बदल पाए, पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को माना और ये भी कहा कि केवल 37,000 वोटों से जो है इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार गए। तो पूरे पदाधिकारियों को संदेश देने की यही कोशिश है कि ये साल और अगला साल बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कमर कस लीजिए। हाँ बिल्कुल, और इसको क्योंकि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे मैदान में अपने लिए वोट मांगने के लिए, तीसरा टर्म मांगने के लिए, और उससे पहले के जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं एक गति जरूर देंगे, एक मोमेंटम जरूर देंगे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो उसमें अच्छा करेगी। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर से रवीश हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चलती रहेगी उसकी पल पल की खबरें लाने के लिए, लेकिन जो तैयारी है समझ लीजिए औपचारिक तौर पर 2023 और 24 की, वो आज बीजेपी के लिए शुरू हो गई। और ऐसा नहीं है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कुछ कर नहीं रही हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चली रही है, वहीं प्रियंका गांधी भी आज कर्नाटक में थी और कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण राज्य होने वाला है और उसी को लेकर यहां पर भी काफी चिंताएं और काफी स्ट्रैटेजी की मीटिंग जरूर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। हमारी ये खबर जो है ये आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब जिन लोगों के ऊपर दायित्व है कानून को क्या पालन कराने का, जब वही कानून तोड़े तो लोगों का विश्वास कानून से क्यों नहीं उठेगा। बड़ी दुखद खबर है, गुड़गांव से आ रही है, जहां पर एक ERV यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जो है उसने रॉन्ग साइड में चलते हुए एक गाड़ी को टक्कर मार दी और उस गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उसमें एक 5 महीने का बच्चा था जिसकी मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। लेकिन एक्सीडेंट एक अलग बात है, रॉन्ग साइड से टक्कर मारना भी एक अलग बात है। पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी थी कि उनको उठाकर अस्पताल तक ले जाएं, वो किसी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अंदाज में पुलिस वालों ने टक्कर मारने के बाद वहां से मौके से वो फरार हो गए। सड़क से गुजर रहे जो लोग थे वो घायलों को अस्पताल लेके गए। इस पूरी घटना के बाद गुरुग्राम में पुलिस के आला अधिकारियों के ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और पुलिस PCR वैन के ड्राइवर के खिलाफ धारा 304A, 269 और 427 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ PCR वैन पर तैनात ड्राइवर समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बच्चे के पिता ने बताया कि यह पूरी घटना किस तरीके से हुई, आपको भी सुनाते हैं। मेरी वाइफ, उनकी मम्मी और मेरे बच्चे और मेरा साला, ये उन्हीं मौसी के घर जा रहे हैं। तो मेरे को सूचना मिली कि जैसे इनका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पता चला कि एक PCR रॉन्ग साइड आ रही थी, ये अपनी साइड में वो सबको देख भी रहा, उसके फोटोज़ वगैरह भी और सब कुछ हैं। और मौके पे मेरी मौके पे जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी बेटी जो 6 महीने की थी वो एक्सपायर हो गई है और PCR में जो पुलिस वाले थे वो मौके से भाग गए। जो घाटा टी पॉइंट है वहाँ से फरीदाबाद जाने वाला जो रोड है उस पर एक स्विफ्ट गाड़ी का और एक पुलिस के ERV व्हीकल का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। ERV व्हीकल
वहाँ पता करने पर यह पता लगा कि वह रॉन्ग साइड चला कर आ रहा था और रॉन्ग साइड चलने की वजह से ही उसका एक्सीडेंट जो है स्विफ्ट कार से हुआ। स्विफ्ट कार में एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं थी और 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से जो सबसे छोटी एक बच्ची थी जिसका नाम छावी है, जिसकी उम्र करीबन 6 महीने बताई गई है, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद हम घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो ERV व्हीकल का, पुलिस व्हीकल का जो ड्राइवर था, उसके विरुद्ध हमने नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर दिया है और हम आगे की कार्रवाई उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो ये पुलिस के आला अधिकारी थे जो बात कर रहे थे, बता रहे थे पूरी घटना के बारे में। मेरे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये इसलिए भी दर्दनाक घटना है कि जिनकी जिम्मेदारी थी इस तरह के एक्सीडेंट्स में रिस्पॉन्ड करने की, टक्कर उन्होंने मारी और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से भी भाग खड़े हुए। पुलिस चाहे वो दिल्ली में हो या गुड़गांव में हो, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं आई हैं, लोगों का विश्वास वर्दी के ऊपर से बिल्कुल हिल गया है। देखिए अंकित, बिल्कुल ये घटना बड़ी चौंकाने वाली है कि जो पुलिसकर्मी जिसकी जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करना है, वो खुद रॉन्ग साइड से आ रहे थे और रॉन्ग साइड से आने के दौरान उनकी जो PCR वैन थी, जिसे ERV कहते हैं, वो एक स्विफ्ट गाड़ी से टकरा गई और उसके बाद इस हादसे में एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग घायल हो गए। ये जो पूरा जो गाड़ी में परिवार था, ये विश्वजीत का था। विश्वजीत जो है वो दिल्ली के खेड़ाखुद गांव के रहने वाले थे और विश्वजीत के मुताबिक जब घटना हुई तो घटना के बाद जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपी हैं, वो बजाय वहां पर रुकने के वहां से फरार हो गए और उसके बाद जो है जो वहां से लोग निकल रहे थे, उन्होंने सबको अस्पताल पहुंचाया। तो इस मामले में गुड़गांव पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर ये एक्सीडेंट किसी आम व्यक्ति से हुआ होता तो क्या पुलिस का रिस्पॉन्स इस तरीके का रहता, या फिर दोनों के लिए नियम जो है वो बिल्कुल अलग अलग है? और ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ना सिर्फ ये जो गाड़ी थी ये बिल्कुल रॉन्ग साइड से आ रही थी, बल्कि कैसे ऐसा हुआ कि रॉन्ग साइड से ये, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा। अक्सर आप देखते होंगे पुलिस की गाड़ी किसी तरफ भी चली जाती है, उनको नहीं लगता कि कानून जो है वो उनके लिए भी बिल्कुल वैसा ही है। तो क्यों ना इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कर्मचारियों पे एक्शन लिया गया एक्सीडेंट करने का, लेकिन इस पर भी पुलिस के आला अधिकारियों को ध्यान देना होगा। साथ ही साथ तेज रफ्तार से लॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे थे, जो गाड़ी सामने से आ रही थी स्विफ्ट कार, उसको टक्कर मारी और मौके पर छोड़कर ये सारे लोग भाग गए। तो अब ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? इनके ऊपर केस जरूर दर्ज कर दिया गया है, लेकिन क्या पुलिस इस बात को मानेगी कि किस तरीके से बेमानी तरीके से पुलिस के खुद के उनके कर्मचारी कानून का उल्लंघन करते हैं और उसके ऊपर शायद कार्रवाई पूरी तरह से नहीं होती। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद आपको जो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है उसके बारे में बताएंगे। तो आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता बताने के लिए। मैं खुद बाहर खड़ा हुआ हूं और इस वक्त पारा दिल्ली में भी जैसे कम हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, आप उसे महसूस कर सकते हैं और यही कंपन काफी सारे लोग महसूस कर रहे हैं। तो इस खबर पे आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। चलिए एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से बड़ी खबर में। और इस वक्त आपको जो अगली खबर है उसके तरफ ले चलते हैं। जैसे मैंने बताया, उत्तरी भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की वापसी हो गई है और उसकी वजह से जो अपर रीचेस हैं, यानी कि हिमालय के पर्वत हैं और जो आपके हिल स्टेशन हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की या उत्तराखंड की, वहां पर जबरदस्त बर्फबारी जो है उसका असर अब जमीन पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर 1.4 डिग्री कल रात को न्यूनतम तापमान था, जो कि नॉर्मल से काफी नीचे है। इसको अगर आप देखें तो काफी ज्यादा जो इस वक्त लोगों के लिए परेशानियां हो रही हैं। और सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं, अगर आप बात करें और इलाकों की भी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, कई हिस्सों में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री के बीच में बना हुआ है। सोमवार को राजस्थान के चुरू में न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री दर्ज किया गया,
जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम था। मौसम विभाग का कहना है कि 19 जनवरी तक इसी तरीके से मौसम सर्द रहेगा और लोगों को परेशान करता रहेगा। तो काफ़ी ठंडा मौसम है और अगर आप बाहर जा रहे हैं थोड़ा अपना ध्यान ज़रूर रखिए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हों, कंबल हों, तो जो लोग बेचारे सड़कों पर हैं उनका भी ध्यान रखने के लिए ज़रूर उनकी मदद कीजिए। ठंड के साथ साथ कई शहरों में पोल्यूशन की भी जबरदस्त प्रॉब्लम है, यानी कि दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, ठंड की भी और साथ ही साथ वायु प्रदूषण की भी। उसी में अगर बात करें तो मुंबई शहर जो है, अक्सर बात होती रहती है कि कैसे दिल्ली के अंदर बहुत प्रदूषण है, लेकिन अब मुंबई में भी दिल्ली जैसा दम घोटू माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर औसत के हिसाब से पारा भी काफी कम है और मुंबई दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में भी शामिल हो गया है। इसी पर हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट। कोहरा, धुंध और धूल की मोटी परत से ढकी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई अब दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित मेगा शहर बन चुका है। सांस की तकलीफ वाले मरीजों का अस्पतालों में तांता दिखता है। अलग अलग अस्पतालों के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन लगभग हर जगह ऐसे मरीजों में 50% के आसपास बढ़ोतरी बताई जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर दिखता है। सांस में प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है। ये मतलब जो एनवायरनमेंट है गंदा, इसी की वजह से हुआ। इनको इन्फेक्शन हो गया था। करीबन 80% ग्रोथ दिखाई दिया है। हालांकि ये जो विंटर सीजन है वो जनरली हेल्दी सीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो काफी बढ़े हुए दिख रहे हैं। और स्पेशली ये गए 15 से 20 दिन से जब ये एयर क्वालिटी में जो चेंजेस आए हैं उसके बाद स्पेशली फाइंड आउट। बहुत सारे पेशेंट्स को ड्राई कफ जो दवाइयों को बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है, बहुत सारे पेशेंट्स को कफ, सेकेंडरी चेस्ट इन्फेक्शन होके फीवर आना और वो प्रोग्रेस होके निमोनिया में डेवलप होना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मुंबई की AQI 314 है, यानी वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में है। तापमान गिरने से हवा भी जहरीली हुई है। रविवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि शहर में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मुंबई की हवा फिर एक बार वेरी पुअर कैटेगरी में चली गई है। ये इस सीजन में 2023-22-23 के सर्दी के सीजन में ये हमेशा हो रहा है और इसका जैसे बताया गया है पहले ही कि एक लार्ज स्केल सर्कुलेशन चेंज हो रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, जो धूल हैंग हो रही है वो डिस्पर्स नहीं हो पा रही है और दैट इज द रीजन कि एयर क्वालिटी खराब है। ओवर एंड अबाउ ऑफ दिस क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर कूल हो रहा है। टेम्परेचर जब कूल होता है तो वैसे ही विंड्स को काम करता है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुंबई ने खराब से बहुत खराब AQI की इतनी लंबी अवधि देखी है। दिसंबर के मध्य में एक सप्ताह के लिए मुंबई का AQI दिल्ली से भी खराब था। गिरते पारे के बीच खराब होती हवा अब मुंबई को भी दिल्ली के दर्द का एहसास कराने लगी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।